Hello everyone, welcome to your favorite current affairs class with Veranda IAS and मैं हूँ सुप्रिया, जहाँ हम समझेंगे न्यूज़ के पीछे के कॉन्सेप्ट्स हमेशा की तरह जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का सेशन है एक धमाकेदार मिक्स ऑफ हेल्थ, पॉलिसी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के टॉपिक्स का। सारे जो है यूपीएससी के बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप एक बहुत ही स्मार्ट, टाइम स्टाफ्ड एस्पायरेंट है जो सिर्फ न्यूज नहीं कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो यू आर इन द राइट प्लेस। सो आज के इंडेक्स में एक बार नजर डालते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं आज के हमारे पास। सो द फर्स्ट टॉपिक इज यूजर्स ऑफ पोल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल मे बी एट हायर रिस्क ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये टॉपिक हमें जोड़ता है एनवायरमेंट से डायरेक्टली, है ना। आपको बताएगा, ये टॉपिक हमें बताएगा कि स्मोक फ्रॉम कुकिंग फ्यूल सिर्फ लंग्स नहीं दिमाग को भी डैमेज करता है। देन मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड टॉपिक दैट इज सेक्युलरिज्म, जो बहुत ज्यादा डिबेट में है, कहीं ना कहीं 2-3 दिनों में न्यूज में आ जाता है। तो ये आर्टिकल बोल रहा है सेक्युलरिज्म जो है implicit from day one and explicit in 1976। इसका ये डीप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी इशू है। इसको हम समझेंगे सेक्युलरिज्म का असली मतलब कैसे है और क्या है ये 1976 पहले का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एक्सेट्रा। देन असेसिंग इंडियाज कार्बन क्रेडिट जो टारगेट स्कीम है उसके बारे में। ये एक हॉट एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी का क्रॉसओवर टॉपिक है। कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, इंडिया का नया फ्रेमवर्क क्या है और यूपीएससी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Then we are going to talk about climate change. It is deciding whether and how rural Indians are living. कैसे ये इशू जो है टेम्परेचर का मतलब एक बन गया है रूरल माइग्रेशन, लाइवलीहुड्स और एग्रीकल्चर का बड़ा प्रॉब्लम है ना। We'll try and understand that. Then fifth comes the changing landscape of employment. Last but not the least, हम देखेंगे कि employment trends कैसे बदल रहे हैं इंडिया में and gig economy क्या है and what does it mean for the future workforce and the policy making people. तो आज के टॉपिक्स में डेटा भी देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी है एंड क्लाइमेट भी है। सो लेट्स बिगिन आवर एग्जाम स्पेसिफिक क्रिस्प एनालिसिस ऑफ these articles Veranda IAS के साथ. So shall we start? We will be beginning with polluting cooking fuels and cognitive health का। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, हाउसहोल्ड एयर पोल्यूशन, जो देखने में बहुत ही एक रूटीन सा इशू लगेगा आपको, लेकिन असली में एक छुपा हुआ है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। अब अभी हमें इसको ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज क्या है सुनना पड़ेगा। तो रिसेंट स्टडी बाय IISc बैंगलोर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने ये दिखाया है कि पोल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल्स जैसे कि लकड़ी, गोबर, कोल सिर्फ लंग्स ही नहीं दिमाग पर भी इम्पैक्ट डालते हैं और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है रूरल विमेन पे जो रोजाना चूल्हा जलाकर काम करती हैं। स्टडी को पब्लिश किया गया है द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में, जहां पे MRI बेस्ड प्रूफ दिया गया है दैट दीज फ्यूल्स आर रिड्यूसिंग हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड होता है। ये इंडिया की जो है फर्स्ट लार्ज स्केल स्टडी है जो क्लियरली दिखा रही है कि इंडोर स्मोक जो है सिर्फ फिजिकल हेल्थ का नहीं मेंटल हेल्थ का भी एनिमी है। अब यहाँ पे हमने एक नया वर्ड देखा जो है हिप्पोकैम्पस एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। आपने सुना होगा जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी मेमोरी इश्यूज होते हैं, कंफ्यूजन, अटेंशन लॉस एक्सेट्रा, वो हिप्पोकैम्पस है जो लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। जब ये श्रिंक हो जाएगा ड्यू टू क्रोनिक एक्सपोजर टू स्मोक, तो महिलाएं और एल्डरली लोग जो है डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स दिखाते हैं। तो अब ये सिर्फ एयर पोल्यूशन वाला PM 2.5 का इशू नहीं रहा, ये बना है बहुत ही लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल क्राइसिस। यहाँ पे हम एक सोशल एंगल भी दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली कैसे विमेन सेंट्रिक इशू है ना, क्योंकि विमेन ही ज्यादातर किचन में टाइम बताती हैं विद ऑल दिस कुकिंग ऑप्शंस, है ना। तो उनका जो एक्सपोजर है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से बहुत ज्यादा होता है और जब दिमागी तकलीफ बढ़ जाएगी तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा, उनकी काम में, बच्चों के केयर में और ओवरऑल रूरल हाउस होल्ड इकोनॉमी पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ये।
तो यहाँ पे हमने देखा कि उज्ज्वला योजना या एनर्जी एक्सेस पॉलिसीज हमने कई बार पढ़े होंगे। तो ये जो सिर्फ सिलेंडर्स की संख्या या बजट मत देखिए इसके, मतलब इसका एक इम्पोर्टेंस ऐसे मत देखिए। हेल्थ इम्पैक्ट डायमेंशन हमेशा यहाँ पे आप जरूर याद रखिए। इंडोर स्मोक इज नॉट जस्ट अ nuisance, it's silently attacking India's cognitive health, especially in women. तो ये सारा है आज का जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड कि आर्टिकल बात किस बारे में कर रहा है। तो अब समझते हैं कि ये जो स्मोक है वो आखिर दिमाग तक पहुंचा कैसे और कौन से पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन डैमेज के लिए। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ओवरऑल ये जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है ये हुआ कैसे। इसके 3 साइंटिफिक स्टेजेस हैं यहाँ पे। आई एक्सप्लेन दैट। पॉल्यूटेंट एक्सपोजर माने जब हम सॉलिड फ्यूल्स जैसे लकड़ी, गोबर, कोल इनएफिशिएंट कलहर में जलाते हैं, है ना, तो रिलीज होता है ये टॉक्सिक गैस एंड पार्टिकल्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ये हार्मफुल केमिकल्स। अब ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी होता है उसमें बाय द वे, और हेवी मेटल्स। अब ये सब घर के अंदर की हवा को बहुत ही हाईली टॉक्सिक बना देंगे। देन वी टॉक अबाउट न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो अब ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं या ओलाफैक्टरी नर्व को उनके थ्रू ब्रेन में घुस जाते हैं। होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और ब्रेन का सेल जो है ग्रेजुअली डैमेज होता जाता है। स्पेशली जो हिप्पोकैम्पस रीजन है जो मेमोरी और लर्निंग से लिंक्ड होता है, यही न्यूरो जो हमने अभी बात की उसका आउटकम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है मेमोरी लॉस होने लगेगी, अटेंशन का प्रॉब्लम हो जाएंगे, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का गिरना। इसका मतलब अ पर्सन में लुक फाइन बट मेंटली क्या होता है, दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग और ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो दिस आर ऑल द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन वी आर टॉकिंग। तो ये सब अब रेस्पिरेटरी डैमेज तक सीमित नहीं रहा। आपने देखा कैसे न्यूरोलॉजिकल एंड लॉन्ग टर्म स्पेशली विमेन और एल्डरली रूरल इंडिया में आपको ये इम्पैक्ट करते हुए दिखा। इसलिए जब भी हम हेल्थ पॉलिसी की बात करेंगे, ये जो पीएम उज्ज्वला योजना है नो या इंडोर पोल्यूशन का सवाल पड़े तो टू हाउ टू कनेक्ट इट विद कॉग्निटिव हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल डिसऑर्डर एंड स्पेशली ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है विमेन को, दैट टू इन रूरल एरिया। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो इशू है इस पर सरकार ने अब तक किया क्या है और आगे क्या उनको करना चाहिए टू हाइड द कॉग्निटिव क्राइसिस, मतलब टू टैकल द कॉग्निटिव क्राइसिस। करंट चैलेंजेस देखते हैं पहले। सबसे पहला क्या रहेगा, आपने देखा है कोई भी पॉलिसी का सबसे पहला चैलेंज होता है इम्प्लीमेंटेशन गैप। आज भी 40% से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड उज्ज्वला योजना के बावजूद बायोमास फ्यूल का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिलेंडर तो मिला लेकिन रिफिल नहीं कर पा रहे हैं या यूज ही नहीं हो पा रहा रेगुलरली। दूसरा मेजर चैलेंज क्या है, विमेन्स वल्नरेबिलिटी। किचन के काम ज्यादातर महिलाएं करती हैं और उनका जो एक्सपोजर है स्मोक से कहीं लॉन्ग आवर्स तक होता है, मेकिंग देम न्यूरोलॉजिकली मोर वल्नरेबल टू सच सिचुएशन। तीसरा चैलेंज क्या है, एग्जिस्टिंग जो फ्यूल स्कीम है वो थोड़ा इनएडिक्वेट है। ये सिर्फ एक्सेस पे फोकस कर रही है, यूसेज पे नहीं। बिहेवियरल और इकोनॉमिक का अगर आप ये जो दोनों बैरियर्स हैं उसको सीरियसली एड्रेस करना है तो दे आर नॉट एबल टू डू दैट। देन इसके फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं कि आगे क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स अवॉइड हो। We can make it more accessible towards the sustained use. सिर्फ सिलेंडर देने से नहीं, वो सब्सिडी दे देंगे अगर रिफिलमेंट में तो थोड़ा और हो जाएगा, आसानी है ना टू यूज इट। Then when we talk about behavioral change and campaigns, we can do that as well. लोगों मेंटल हेल्थ की भी जरूरत है, ये एक माइंड चेंज का काम करेगा जिसमें कम्युनिटी आउटरीच भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। देन लो कॉस्ट इनोवेशन कर सकते हैं, ऐसे क्लीन कुकिंग सॉल्यूशंस डेवलप करने होंगे जो अफोर्डेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो
जैसे सोलर स्टव्स, बायोगैस और हाइब्रिड कुकटॉप्स होते हैं वैसे वाले। देन वी कैन वर्क ऑन हेल्थ प्रोग्राम जो बहुत ज्यादा कॉग्निटिव हेल्थ को इंटीग्रेट करें। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में आशा वर्कर्स के जरिए न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग भी शुरू कर सकते हैं हम, स्पेशली फॉर विमेन इन रूरल एरियाज। तो उससे क्या होगा, पहले ही हम उनका स्टडी कर पाएंगे कि वेदर दे आर कितने हद तक इफेक्ट हुआ है, क्या क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है वो एरिया में, एक्सेट्रा वी कैन अचीव। अब यहाँ पे हमने बहुत ही ब्यूटीफुली चैलेंजेस भी देखे, GS2 में जो हेल्थ का थीम है उसके चलते। देन फिर हमने फोकस किया GS3 के साइंस एंड एनवायरनमेंट के थीम्स में भी। ये जो उज्ज्वला योजना एनालिसिस हुआ या कोई ब्रॉडर क्वेश्चन हुआ ऑन वुमेन्स हेल्थ, तो ये पॉलिसी पॉइंट्स आपके आंसर को बहुत ज्यादा स्टैंड आउट बनाएंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द पॉलिसीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड नाउ। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज सेक्युलरिज्म। एक बहुत ही कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो ना सिर्फ एक वर्ड है इन द प्रीएम्बल बट इट इज लाइक अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की स्पाइन, है ना। तो बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्या सेक्युलरिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा से हिस्सा है या सिर्फ इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती डाला गया एक वर्ड। तो वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड उसका बैकग्राउंड। फर्स्ट, वो ऐड किया गया था प्रीएम्बल में गवर्नमेंट एक्ट इन 1976। सेक्युलरिज्म प्रीएम्बल में फॉर्मली ऐड किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। रियलिटी ये है कि सेक्युलरिज्म ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द स्पिरिट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। चाहे फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए आप, फंडामेंटल राइट्स जो 25 to 28 का बात करते हैं, जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन को गारंटी करता है। देन आप DPSP को देख लीजिए, जो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ ने हमेशा सर्वधर्म समभाव के तहत रखा हुआ है। सेक्युलरिज्म इंडिया का वेस्टर्न इंपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जो ये अशोका का एडिक्ट्स है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, नेहरूवियन विजन है, स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजियस मैटर, then Constituent Assembly debates हैं, especially by Ambedkar and KM Munshi, emphasize that states' duty to treat all religions equally matters. तो secularism तो पहले से ही deeply rooted था हमारे thoughts में। 1976 में बस उसको officially preamble में लिख दिया। ये टॉपिक हमें इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेक्युलरिज्म कोई इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट है या क्या ये 42nd अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बनी। आपका आंसर हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि सेक्युलरिज्म तो इम्प्लिसिट था फ्रॉम डे वन। दिस शुड बी इन योर आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी, ये हमने पहले भी किया है, मैं एक बार फिर से आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आइडिया दे देती हूँ। इंडिया के सेक्युलरिज्म का मॉडल अलग क्यों है वेस्टर्न कंट्रीज से, और ये डिफरेंस यूपीएससी के लिए क्यों क्रिटिकल है। सो वेस्टर्न मॉडल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेट करता है। वेस्टर्न कंट्री जैसे फ्रांस का सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट एंड रिलीजन कंप्लीटली सेपरेट होंगे। स्टेट रिलीजियस एक्टिविटीज को ना सपोर्ट करेगा ना इंटरफियर करेगा। पब्लिक स्पीयर में रिलीजन को प्रमोट करना मना होता है वहां पे, जैसे कि फ्रांस में हिजाब बैन है इन पब्लिक स्कूल, या कोई स्टेट फंडिंग फॉर रिलीजियस इवेंट्स वहां पे अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ एक मॉडल आपको देखने मिलेगा। ओके, इंडिया का मॉडल जो है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस पे बेस्ड है। इंडिया का सेक्युलरिज्म है थोड़ा सा नुआंस्ड, हम इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ये क्या करता है, स्टेट न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है रिलीजियस के मैटर में, लेकिन जब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगा, जैसे ट्रिपल तलाक, अनटचेबिलिटी, तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है टू गेट द रिफॉर्म्स। यानी तो पूरा इंटरवीन नहीं होगा पर पूरा सेपरेशन भी नहीं होगा। सिलेक्टिव जस्टिफाइड इन्वॉल्वमेंट हमेशा स्टेट्स की रहेगी। इंडिया का मॉडल यहाँ पे एम क्या करता है, इक्वल रिस्पेक्ट एम करता है फॉर ऑल रिलीजन्स। इट डेफिनेटली प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ में बिलीव करता है, और साथ ही में रिग्रेसिव कस्टम्स का रिफॉर्म करना, फंडामेंटल राइट
मानते हैं वो लोग। ये मॉडल क्या है, इंडियन सोसाइटी के प्लूरलिस्टिक और डाइवर्स नेचर का हिसाब मतलब उसके हिसाब से बनाया गया मॉडल है। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलर। इंडियन सेक्युलरिज्म के तहत कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किए थे कि कैसे मतलब ये जो हम ये जो प्रिंसिपल डिस्टेंस देख रहे हैं उसको सीमेंट कैसे किया था ये जजमेंट्स के थ्रू हम देखेंगे। कई बार आपको प्रीलिम्स या प्रिम्स में पूछ सकते हैं, बट यू कैन नॉट बाय हार्ट बट रिवाइज इट फ्रीक्वेंटली। जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस 1973 का, जहां पे बेसिक डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया गया था। तो वहां पे उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मतलब ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, अमेंड नहीं किया जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर को इसके बाद कभी भी। दिस इज व्हाट द जजमेंट सेड। अब एग्जाम कीवर्ड में यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप हमेशा कोट करेंगे कोई भी आंसर हो, if it is related to anything to fundamental rights। then SR बुमाई केस था 1994 का, जहां पे उन्होंने बोला कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स फेडरल फैब्रिक को डैमेज करेगी और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। गवर्नेंस रूल, प्रेसिडेंट्स रूल्स, आंसर लिखते वक्त इसको आपको साइड करना है। इट विल बी वेरी, योर आंसर विल डेफिनेटली स्टैंड आउट। देन वन मोर केस है यहाँ पे इस्माइल फारूकी केस, स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस प्लेसेस। मैसेज वहां पे क्लियर था, अगर लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर थ्रेटेड हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेट इंटरवीन कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर 25 के 28 आंसर में आप उसको साइड कर सकते हो। देन वी टॉक अबाउट अरुणा रॉय केस 2002 का। यहाँ पे बात हुई, कोर्ट ने क्लियरली कहा सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म विहीन स्टेट नहीं होता बल्कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स होता है। यूज दिस टू बस्ट द मिथ दैट इंडियन सेक्युलरिज्म इज इररिलीजियस। राइट, ये चारों एग्जांपल्स हैं, चार जजमेंट्स है जो वो कैसे नॉन निगोशिएबल है ये बताता है। फ्रॉम अनअमेंडेबल बेसिक स्ट्रक्चर टू चेक्स ऑन कम्युनल पॉलिटिक्स। तो अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो, केस लॉ स्प्रिंकल करोगे आप ये सारे, तो आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट में सिर्फ टारगेट सेट करना काफी नहीं होता, हमें स्मार्ट मार्केट बेस्ड टूल्स बनाने चाहिए। या यहाँ पे जो बात होगी, फिर बात आती है ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CCTS। ये है इंडिया का नया क्लाइमेट स्मार्ट इनिशिएटिव। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन, क्या है ये आर्टिकल, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भारत सरकार ने अब 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स सेट किए हैं अंडर द न्यू CCTS फ्रेमवर्क। लेकिन ये स्कीम कोई नई फाउंडेशन पे नहीं बना, ये एक्चुअली बिल्ड करता है पहले से एग्जिस्टिंग पैट स्कीम पे। ये पैट स्कीम क्या है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। CCTS जो है इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। मतलब अगर कोई कंपनी अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी का टारगेट अचीव कर लेती है या उसे ज्यादा रिड्यूस कर लेती है, तो उसके पास एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होंगे। अब वो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दूसरी कंपनीज को बेच सकता है जो अपना टारगेट मिस कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आई टेल यू, पोल्यूशन कंट्रोल जो है बिकम्स इकोनॉमिकली एफिशिएंट और इन द क्लाइमेट कंप्लायंस का फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये मॉडल एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का परफेक्ट ब्लेंड है। आप देखिए मार्केट के फोर्सेस का यूज हो रहा है क्लाइमेट टारगेट्स अचीव करने के लिए, बहुत ही स्मार्टली क्लेवरली लॉन्च किया। क्या होता है, ये जो CCTS का एग्जांपल है आप बिल्कुल यूज करना व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कोई कार्बन, यू प्लीज गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ CCTS। तो अब समझते हैं यहाँ पे कि कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है इस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे फैक्चुअल मैच द फॉलोइंग कुछ ऐसे डाल देते हैं एग्जाम में, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अगर कोई फैक्चुअल डेटा है भी तो आप उसको
बार बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। 8 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को कवर किया गया है। ये वो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा हाई होती है, पोटेंशियल ज्यादा है। लेट्स गो वन बाय वन। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम हाई एनर्जी इनपुट और लार्ज एमिशन का बात है। देन कम्स द सीमेंट। सीमेंट में जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। पेपर एंड पल्प, अगर उसका जो इंडस्ट्री में केमिकल यूसेज और वेस्ट एमिशन बहुत ज्यादा हाई होता है पेपर एंड पल्प में। जो अल्कली जैसे इसमें ये केमिकल्स होते हैं, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन प्रोसेस वेरी हाई एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। देन कम्स आयरन एंड स्टील, that also is very one of the largest emitters आप बोल सकते हो ग्लोबली। तो देन कम्स कौन सा, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में वेज प्रोसेसिंग, डाइंग कॉजेस वाटर एंड एनर्जी वेस्ट। देन पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम डिराइव्ड प्लास्टिक्स होते हैं, हाई कार्बन लोड होता है उसमें। देन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, लास्ट में डायरेक्ट एमिशन होता है जीएजी उनका ड्यूरिंग द फ्यूल रिफाइनिंग। सो बहुत ही क्रूशियल एंड बहुत ही ज्यादा लार्ज कंट्रीब्यूटर है ये भी एमिशन का, यू कैन से। अब ये जो सेक्टर्स है आपने देखे, इंडस्ट्रियल जीडीपी कंट्रीब्यूशन इनका ज्यादा है, इनका ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट मेजरेबल है और इनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स बहुत ही ज्यादा फिजिबल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये इंक्लूजन का पार्ट है। तो ये जो सीसीटीएस का जो एम है ये है कि ये सेक्टर्स पहले ये अडॉप्ट करें क्लीन प्रैक्टिसेस और दूसरे सेक्टर्स के लिए एक मॉडल बन जाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग दिस 8 सेक्टर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये थोड़ा याद रखना ऐसे जरूरी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ये जो 8 है लिस्ट है आज इसकी, जैसे आई टेल यू सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, एल्यूमिनियम, ये थोड़े हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज होते हैं, तो यू कीप इट इन माइंड। अब तक हमने क्या समझा कि सीसीटीएक्स का सब स्ट्रक्चर देखा, फिर देखा कौन से सेक्टर्स में है और मैकेनिज्म कैसा है। आप समझते हैं कि ये स्कीम कितनी एम्बिशियस है, क्या ये इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को सच में अचीव करने में मदद करेगी या नहीं। करंट प्रोजेक्शन वर्सेस रियलिटी को देखते हैं, कुछ की इनसाइट्स जानते हैं। इंडिया का जो इकोनॉमी है एक वाइड एमिशन इंटेंसिटी एक्सपेक्ट कर रही है डिक्लाइन की टू 3.44% एनुअली, ठीक है। वर्सेस ये जो सीसीटीएस है उसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के का डिक्लाइन प्रोजेक्शन सिर्फ 2.53 है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, सीसीटीएस का एम्बिशन इंडिया के ओवरऑल टारगेट से नीचे है। गैप ऐसे गैप का होना होता है लैक ऑफ एम्बिशन एक्चुअली। मतलब आई टेल यू, अभी ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे जानना। सीसीटीएस जो है शुड बी जज्ड बाय इकोनॉमी वाइड इम्पैक्ट। हम उसको परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इंडस्ट्री पे नहीं दे सकते। अगर हम सिर्फ एंट्री लेवल टारगेट्स या इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे ना, तो सिस्टम लूप होल क्रिएट करेगा। अब और क्या होगा उसमें, ओवर ट्रेडिंग ऑफ सर्टिफिकेट हो सकता है, फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लायंस हो सकता है, एमिशन रिडक्शन का ट्रैक तो कभी भी लूज हो जाएगा। तो अब ये तो आपके मेंस आंसर में भी, जैसे आप ऐसे कोई क्वेश्चन आता है एमिशन इंटेंसिटी गैप के बारे में, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, वो आप मेंशन कर सकते हो। लीनियंसी लूप होल इन सर्टिफिकेट मार्केट्स डिस्क्राइब कर सकते हो कि जैसे स्कीम तो बढ़िया है लेकिन उसको इंडिविजुअल क्या मेंशन इन योर आंसर, यू कैन राइट। अब ये फ्रेमवर्क एक फ्लॉज दिखाता है विदाउट बीइंग नेगेटिव, शो करता है कि रिफॉर्म इज नीडेड, डायरेक्टली रिजेक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाके वी कैन हैंडल दिस। हम जब भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो हम अक्सर सी लेवल राइज या ग्लेशियर मेल्ट जैसे हेडलाइंस देखते हैं, लेकिन रियल साइलेंट क्राइसिस क्या है रूरल इंडिया में, जहां क्लाइमेट चेंज लोगों को उनका गांव, खेती और घर छोड़ने में मजबूर कर रहा है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, ये अभी दूसरी बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा जैसे ये जो ड्रॉट प्रोन रीजन होते हैं, रूरल लोग सीजनल या परमानेंट माइग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों ऐसे? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, सालों तक बारिश ही नहीं होती, अजीब अजीब सा रेनफॉल पैटर्न, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, सीवियर वाटर क्राइसिस, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों क्राइसिस में,
देन फील्ड क्रॉप्स, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो माइग्रेट तो करेंगे ही, ये सब मिलकर बनाता है एक लाइवलीहुड कोलैप्स सिचुएशन। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट इन रूरल इकोनॉमी। तो आपको ये आर्टिकल मतलब आप इसको नोट डाउन, आपको इसको एक फ्रेमवर्क में डाल के देखिए, आप उसको मेंशन कर सकती है पूरे, जैसे हम आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं। यू प्लीज राइट अ फ्रेमवर्क ऑफ अ आंसर, जहां पे आपको क्लाइमेट, कोई भी क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो आप इसको यूज कर सकते हो इन योर आंसर्स। हम इसको लिंक कर सकते हैं एग्रेरियन क्राइसिस से, है ना। देन हम यहाँ पे और एक बात भी आप देखो कैसे आती है, we can talk about gendered burden on women that those are left behind। घर के जो मेल होते हैं वो अगर काम के लिए बाहर चले जाएंगे तो सारा बर्डन घर की महिलाओं की तरफ आ जाएगा टू सर्वाइव इन दैट टफ सिचुएशन। और चाइल्ड लेबर का इशू भी आप बोल सकते हो वेरी ब्यूटिफुली, दिस इज टचिंग ऑल द problems and themes in the UPSC syllabus. So I want you to please focus on this article very properly। अब समझते हैं कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक ट्रेंड नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। ह्यूमन कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन देखेंगे हम। माइग्रेशन जो है इट इज नॉट एन अडेप्टेशन, अब ये क्राइसिस है एक्चुअली। अब ये जो यहाँ पे आप स्टैट्स देख रहे हो, यू गेट अ क्लियर व्यू ऑन दैट, आई विल एक्सप्लेन। 20 मिलियन से ज्यादा ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट हुआ हर साल। 20 मिलियन लोग क्लाइमेट या वेदर रिलेटेड डिजास्टर के कारण अपना घर छोड़ देते हैं। साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स ऑल आर बिकमिंग वेरी फ्रीक्वेंट एंड मोर इंटेंस। इस डेटा का यूज आप अपने एसे में कर सकते हो, जस्ट अ टिप। देन 2.3 डिग्री टू 5.1 डिग्री सी इट्स प्रोजेक्टेड जो राइज होगा इस एरिया में, जैसे बुंदेलखंड है, बाय बुंदेलखंड रीजन जो है ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है, इट मे फेस टेम्परेचर राइज अप ऑफ 5.1 डिग्री टिल 2100। समझिए ये सिर्फ गर्मी बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, इतना टेम्परेचर राइज मतलब ज्यादा ड्रॉट्स होंगे, क्रॉप फेल हो जाएंगे, वाटर का तो कहीं ठिकाना नहीं होगा, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, उनको रूरल माइग्रेट करना होगा, मतलब फोर्सफुली। Then we move to 50,000 to 5 lakhs seasonal pay to sugarcane laborers। बुंदेलखंड के मुकादम्स मतलब माइग्रेंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हर साल महाराष्ट्र के शुगर केन फार्म्स में काम करते हैं। उन्हें 50,000 से 5 लाख तक मिलता है, लेकिन ये पैसा उनकी लाइवलीहुड लॉस और फैमिली सेपरेशन का कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। बचपन छूट जाता है, स्कूलिंग ब्रेक होगी, women often face unsafe conditions, ये सारे सोशल इश्यूज अराइज हो जाते हैं with this kind of issues। कि जो क्लाइमेट माइग्रेशन है ये कितना सीरियसली इम्पैक्ट करता है कोई एक कम्युनिटी को। क्लाइमेट माइग्रेशन जो होते हैं ना, कभी एक सडन इवेंट से नहीं होते, ये होता है ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रूरल रेजिलियंस, जहां कोपिंग मैकेनिज्म फेल होने लगते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे एक अडेप्टिव स्ट्रैटेजी धीरे धीरे फुल ब्लोन डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस बनता जा रहा है। अगर आप देखोगे अग्रेरियन डिस्ट्रेस के बारे में, तो क्या होता है ना, शुरुआत होती है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से, कभी ड्रॉट, कभी बहुत बुरी तरीके से बारिश, उससे क्या होता है, क्रॉप फेल हो जाता है, थोड़ा प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है। फार्मर्स के लिए इनकम श्रिंक हो जाना एक बड़ा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। देन कम्स द सीजनल माइग्रेशन। पहले स्टेज में लोग टेम्पररी माइग्रेट करते हैं काम के लिए, फिर वापस आए, मोस्टली टू अर्बन एरियाज लाइक मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा। शुगर केन फार्म्स में क्या होता है, ब्रिक क्लिन्स या कंस्ट्रक्शन में सप्लीमेंट्री इनकम उनका हो जाता है। लेकिन परमानेंट डिस्प्लेसमेंट की बात जब होती है, जब रूरल लाइवलीहुड जो है पूरी तरह ब्रेक हो जाए, लोग खेती और गांव छोड़ के हमेशा के लिए शिफ्ट कर जाते हैं। ये माइग्रेशन अब सीजनल नहीं, सर्वाइवल बेस्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ से क्या होगा, अर्बन इनफॉर्मल वर्क बढ़ जाएगा। सिटीज में जो है लोग जाते हैं फॉर लो पेइंग इनफॉर्मल जॉब्स,
जैसे कंस्ट्रक्शंस में रिक्शा चलाना, स्ट्रीट वेंडिंग करना, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, और इन सब में कॉमन होता है नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल सेफ्टी नेट एक्चुअली। तो डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन आप देखोगे तो ये मैंडेटरी, ये एक ऐसे मजबूरी हो गया है उनका सर्वाइवल, जो जो सर्वाइवल कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है लोगों का। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ वेरी थोरो अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये सबके ये माइग्रेशन के चलते, डिस्प्लेसमेंट के चलते कैसे इनफॉर्मलाइज हो रहा है लेबर मार्केट, कैसे अर्बनाइजेशन जो है डिस्ट्रेस ड्रिवन हो रहा होता जा रहा है। आप ये चारों पॉइंट जो है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट या क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन के आंसर में एक फ्लो चार्ट की तरह लिख सकते हो। हमने देखा कैसे क्लाइमेट चेंज रूरल इंडिया को साइलेंटली डिस्प्लेस कर रहा है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि हमारे आंसर्स बहुत ही प्रॉब्लम्स को ज्यादा डिस्कस करने में ऐसे मतलब उस पे फोकस नहीं रहते हैं, बहुत ही पॉलिसी लेवल सजेशंस भी देने पड़ते हैं इन योर आंसर्स एंड इन योर थिंकिंग आल्सो। सो वी हैव अ वेरी 4 पॉइंट सॉल्यूशन फ्रेमवर्क यहाँ पे। फर्स्ट है लीगल रिकॉग्निशन। आप देखोगे अगर क्लाइमेट माइग्रेंट्स को लोकली आइडेंटिफाई या लीगली आइडेंटिफाई करना, आज भी इंडिया के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में क्लाइमेट रेफ्यूजीज या डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है। दिस कैन बी, जब तक ये रिकॉग्निशन नहीं होगा, रिहैबिलिटेशन भी नहीं होगी, ना टारगेटेड फंडिंग मिलेगी उनको। देन कम्स रूरल रेजिलियंस। बिल्ड करो क्लाइमेट रेजिलिएंट इरिगेशन सिस्टम को, प्रमोट करो ड्रॉट प्रूफ फार्मिंग जैसे मिलेट्स, ऑर्गेनिक टेक्निक्स एक्सेट्रा, and then we can develop alternative rural livelihoods like agro processing, rural crafts etc. ये सारी चीजें जो है लोगों को माइग्रेट करने के बजाय लोकल लेवल पे सिक्योर रखेंगी। Then comes data irrigation. Data irrigation में सॉरी पॉलिसी बनाना तभी इफेक्टिव होता है जब डेटा स्ट्रॉन्ग हो। तो हमें चाहिए क्या? ग्रैन्युलर डेटा ऑन माइग्रेशन फ्लोज, we can link it with climate data, integrate it with disaster risk reduction plans. ये अप्रोच हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कौन वल्नरेबल है और कब इंटरवीन करना चाहिए। Then comes community programs. Last but not the least, solution ground पे तभी काम करेगा जब local communities empowered हो। Skill training देना for alternative income, localized adaptation for projects like rainwater harvesting, farm ponds, etc. Youth and women को engage करना as a resilience leaders makes more difference. So these are the 4 solutions which we can adapt ताकि हम उसको थोड़ा सा address कर पाए। We can even handle the situation in some percentage, you can say. So now we have reached to our final topic of the session, but लेकिन सबसे crucial topic, employment crisis in India. नए डेटा सोर्सेज जैसे इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, ईपीएफओ ट्रेंड्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोजेक्शंस बताते हैं कि इंडिया में काम की कमी नहीं है, काम पाने लायक लोगों की कमी है। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसका ये जो इसका मीनिंग है, उसका इस सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है। 83% of Indians are unemployed youth from 15 to 29 years. ये बहुत ही शॉकिंग फिगर है ना। ये बताता है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन रहा है। अगर टाइमली हमने इसको एक्शन नहीं लिया तो फट जाएगा। युवा वर्ग जो है जिसे इकोनॉमी का इंजन माना जाता है, वो सबसे ज्यादा बिना रोजगार के घूम रहा है। Only half of the Indian youth are job ready. यानी कि स्किल गैप बहुत ही सीरियस बढ़ता जा रहा है। ग्रेजुएशन डिग्री मिल रही है लेकिन ना कोई कम्युनिकेशन स्किल है, ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग है, नो टेक्निकल स्किल्स, ये सारे थिंग्स मिसिंग है। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब सीधा एम्प्लॉयमेंट से नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट एट हायर इज हायर अमंग द एजुकेटेड वंस ओनली इफ यू सी। ये पैराडॉक्स बहुत समझना जरूरी है। लास्ट 20 सालों में स्कूलिंग और कॉलेज एनरोलमेंट बढ़ना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ी ही नहीं। इसका रिजल्ट क्या होगा? Educated youth now make up a bigger chunk of the unemployment, especially those with secondary and higher education. So basic crux ये है इस आर्टिकल का। अंडरस्टैंड कि जॉब क्राइसिस का दूसरा साइड क्या है।
अपॉर्चुनिटी का। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 क्या कहती है, अगर सही स्किलिंग हुई तो इंडिया के पास 78 मिलियन नेट न्यू जॉब्स बनाने का पोटेंशियल है बाय 2030। सोच के देखिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है? पहला है न्यू जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन ट्रांजिशंस, रोबोटिक्स, एआई, गिग वर्क, ये सब नए जॉब क्लस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ईवी मेंटेनेंस, ये सारे ऐसे सर्विसेज एरियाज है, ये ऐसे सेक्टर्स है जिसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। देन जॉब डिस्प्लेस की बात करेंगे। इस पर ट्रेडिशनल जॉब्स ऑटोमेट हो रहे हैं आजकल। देखो आप, डेटा एंट्री, असेंबली लाइन जॉब्स जो हुए या रूटीन क्लरिकल वर्क, वो भी ऑटोमेशन में जा रहा है। अगर हम कुछ नहीं करें तो जॉब लॉस का वेव जो है ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। देन वी टॉक अबाउट नेट जॉब गेन। रिपोर्ट क्या कहता है कि इंडिया नेट गेन करेगा 78 मिलियन जॉब्स, लेकिन जब वो रीस्किल करेगा, डिजिटल इंक्लूसिविटी लाएगा, जेंडर गैप को रिड्यूस करेगा एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स को थोड़ा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट द स्टैट सेज। तो हम लोग अभी देखा ना कि मैंने बोला आपको कि एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो इसके जो रूट कॉज है ये डिस्कनेक्ट का, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड यहाँ पे। यानी डिग्री मिलना लेकिन जॉब नहीं मिलना, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री के काम ही नहीं आता है। देन वी विल सी द 4 पॉइंट्स यहाँ पे, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आउटडेटेड करिकुलम। हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत ही रूट लर्निंग, थ्योरी हैवी है। इंडस्ट्री की जरूरत क्या है? एआई, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी। लेकिन सिलेबस क्या है? आउटडेटेड कोडिंग, टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिक्स। एनईपी 2020 इज अ गुड रिफॉर्म स्टेप यहाँ पे, जो पर इम्प्लीमेंटेशन गैप हमने कितनी बार डिस्कस किए हैं। देन वीक इंडस्ट्री लिंक्स। भारत में एकेडमी और इंडस्ट्री का कोई कोलैबोरेशन ही नहीं है, बहुत कम है। कंपेयर करो जापान या जर्मनी से, जहाँ पे इंडस्ट्री इंटर्नशिप होता है, रिसर्च पार्टनरशिप मिलती है, करिकुलम अपडेट्स होते हैं विद इंडस्ट्री इनपुट्स, ये सब बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है वो कंट्रीज में। इंडिया में ये फ्रैगमेंटेड और बहुत ही टोकनिस्टिक है। देन विल टॉक अबाउट स्किल गैप। ग्रेजुएट्स लैक करते हैं सॉफ्ट स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारा लैकिंग है। डिजिटल स्किल्स तो आप देखोगे कि कैसे डेटा टूल्स, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी में दे आर नॉट ट्रेन। देन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्कप्लेस स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सब नहीं है पार्ट। तो इससे रिजल्ट क्या होगा? डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और अब ऑटोमेशन ने जो है और एक प्रेशर बढ़ा दिया है ना। रूटीन जॉब जो थे, क्लरिकल वर्क, बुक कीपिंग, फलाना, डेटा एंट्री, सब सारे थ्रेड्स में आ गए हैं। बट न्यू जॉब्स वुड रिक्वायर एडवांस स्किल जो हमारे ग्रेजुएट के पास अभी भी नहीं है। यानी कि अपस्किलिंग अब ऑप्शनल नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया है। When we talk about GS3 के एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में ना, GS3 के थीम में एनईपी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इस डायग्राम को यूज करना। ऐसे के लिए आप याद रखिएगा, हमारा क्राइसिस जो है जॉबलेसनेस नहीं है, स्किललेसनेस है। हमने डिस्कनेक्ट समझ लिया है, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ये स्लाइड हमें बता रहा है कि व्हाट शुड वी डू नाउ। अब इसके प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? डिजिटल स्किल पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म होगा करिकुलम में डिजिटल लिटरेसी को सेंट्रल बनाना, चाहे कोडिंग हो, डेटा टूल्स हो, साइबर हाइजीन एक्सेट्रा। हर फील्ड में डिजिटल कॉम्पिटेंस अब बहुत जरूरी हो गया है। एनईपी 2020 भी डिजिटल एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहा था, अब एग्जीक्यूशन नीडेड है उसका। देन इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंडस्ट्री और एकेडमिया को ब्रिज करना पड़ेगा सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड। Colleges should invite industry experts, conduct live projects, workshops, real time feedbacks on curriculum। ऐसे सारी चीजों से, जैसे IITs में इंडस्ट्री चेयर्स होती है, वैसे मॉडल को इंडिया के हर लेवल पे एक्सपांड कर सकते हैं हम। देन प्रैक्टिकल लर्निंग, सिर्फ थ्योरी में नहीं होगा, इंटर्नशिप और थिंकर लैब्स होने चाहिए, जिसको हैंड्स ऑन लर्निंग कंपलसरी करेंगे तो वी विल हैव अ वेरी बेनिफिशियल आउटपुट। जॉब्स जो है नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट रूट मेमोरी, है ना।
देन व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, स्किलिंग को ग्लोबल बेंचमार्क से अलाइन करना होगा, जैसे कि ईयू का लिंक 4 स्किल्स इनिशिएटिव या ओईसीडी का फ्रेमवर्क ऑन कोर स्किल्स। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया यहाँ पे ये है कि इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, बिल्कुल मतलब आप देखो जैसे आईएएस है वैसे एक इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाएंगे जिसमें बेस्ट टैलेंट्स आएंगे टू प्रोफेशनलाइज एजुकेशन गवर्नेंस। ये आइडिया ऑलरेडी पॉलिसी सर्कल्स में घूम रहा है। इससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट बन जाएगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यूटी मिलेगी हमें, है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट कि हम आईएएस के जैसे एक आईईएस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं आज के लास्ट सेक्शन में ऑफ द सेशन। यहाँ पे हम क्विक रिकैप करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, लाइक जैसे हमारे शॉर्ट नोट्स हो। तो यहाँ पे हमने देखा हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे कैसे हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन नीड्स अर्जेंट अटेंशन स्पेशली फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रिसर्च सजेस्ट करता है इंडोर स्मोक, चूल्हास, बायोमास बर्निंग इज लीडिंग टू लॉन्ग टर्म ब्रेन इश्यूज स्पेशली इन चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट रहेगा GS3 के लिए। Then we discussed on constitutional values. Secularism पे it was always a part of India's constitution, explicitly added in 1976, implicitly present from 1950. ये आपका GS2 के चलते कॉन्स्टिट्यूशन एथिक्स पेपर में बहुत ही क्लैरिटी से यूज कर सकते हो आप। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंसर्टिंग अ वर्ड, इट्स ऑलवेज अबाउट द स्पिरिट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, देन वी स्पोक अबाउट क्लाइमेट पॉलिसी, कार्बन ट्रेडिंग स्कीम्स जैसे पैट, रेक। अब क्या करें, तभी इफेक्टिव होंगे ना जब एंटायर इकोनॉमी को कवर करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच होगा विल फॉल शॉर्ट। हमें जो है होलिस्टिक इकोनॉमी वाइड कार्बन प्राइसिंग की जरूरत है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। देन इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक। GS3 का एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी से लिंक्ड है ये। देन वी स्पोक अबाउट क्लाइमेट माइग्रेशन, एक बहुत ही इमर्जिंग थीम है ये। रूरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है और लीगल पॉलिसी रिकॉग्निशन देना कितना मैंडेटरी हो गया है। वी स्पोक targeted intervention like drought relief, seasonal employment mapping, social security must be the part of the planning. Then we spoke about employment future, digital jobs, AI driven tasks, etc etc. ये ऑटोमेशन के एरा में एजुकेशन को रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। Without skilling या practical learning, India's demographic dividend will slip away. Again important for GS3 essay. Okay, so these were the important takeaways of the today's session. I hope you liked the session. I hope you understood कैसे हम एक दूसरा ये जो आर्टिकल्स है एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। Then we connected to the basic theme of UPSC syllabus, उसको कैसे करना है। और कभी भी कोई आंसर फ्रेम कर रहे हो या किसी भी आर्टिकल के बारे में एज अ एस्पायरेंट थिंक कर रहे हो, वो कैसे लेवल का थिंकिंग होना चाहिए, यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस। आई होप जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको ये सारे आर्टिकल समझने में आसानी हो। वी शैल मीट अगेन टुमारो। Till then, thank you very much for attending the session. Signing off. Veranda IAS, where your dream becomes reality.